गुड इवनिंग। तो कौन कौन है? गुनगुन, खुशी, ख्याति, रिद्धि, सागरिका, सोनू, वेदांत। 7-8 जन है ऑनलाइन में। साउंड ठीक है ना? हाँ, साउंड आ रहा है। चलो हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ पहुंच गए हम लोग? क्लास 12। कहाँ थे अभी तक? क्लास 12। चलो सबसे पहले जो नए नए हैं अपना अपना नाम बताते जाओ। बोलो। शिवांक लाट, प्रतीक गुप्ता, ऋषभ अग्रवाल। तुम लोग को तो, जब बाकी लोग को तो जानता हूँ। पीछे शिवानी शर्मा। उसके बाद तुमको जानता हूँ, महक। तुमको जानता हूँ, बाकी यहाँ पे सबको जानता हूँ। यहाँ कौन कौन है? गुनगुन, खुशी, ख्याति, रिद्धि, सागरिका, सोनू, वेदांत तो ओल्ड है। चलो कौन नया और कोई बच गया क्या? नहीं ना, बाकी तो ओल्ड ही है, 11th वाले ही हैं, बस क्लास चेंज हुआ है, 12th में पहुंचे है ना। चलो अभी जो फिलहाल जो हैंडआउट तुम लोग को मिला है, ऑनलाइन वाले तुमको मिल जाएगा हैंडआउट, ठीक है। फिलहाल जो फिजिकल क्लास में उनको जो हैंडआउट मिला है वो है सिर्फ छोटा छोटा 3 चैप्टर का, जो इनिशियली हम लोग पढ़ते हैं। इनिशियली जो हम लोग शुरू करते हैं जिस चैप्टर से, वो छोटे छोटे 3 चैप्टर का हैंडआउट है, ठीक है। वो भी उसमें सिर्फ नोट्स है। क्वेश्चन चैप्टर 1 है, 2 है और 5 है, 3 और 4 नहीं है बीच में, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5, ठीक है। पढ़ने का जो सीक्वेंस होता है वो होता है चैप्टर 1, 2, फिर 5, 6, देन 3, 4, ठीक है। पढ़ने का जो सीक्वेंस होता है। आ जाओ आ जाओ, 1 साल बड़े हो गए। लो हैंडआउट ले लो। 3, 4 क्योंकि जो चैप्टर है आज पढ़ेंगे कम, चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ाई कम करेंगे, बाकी डिस्कशन आज ज्यादा करेंगे। चैप्टर 3, 4 जो है वो है हमारा नेशनल इनकम। ये चैप्टर जो है तुम्हारे पूरा का पूरा सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और बाकी जितना भी चैप्टर है वो सब कितना है? सब छोटा छोटा चैप्टर है, 5-5, 7-7 पेज का टोटल चैप्टर है। जो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम, जो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले क्लास 11th में हम क्या पढ़े और क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 11th में हम 2 चीज पढ़े थे, क्या क्या? आधे को पता है, आधे को पता भी नहीं है। क्या क्या पढ़े थे क्लास 11th में, है ना? माइक्रो पढ़े हम लोग और स्टैट्स पढ़े। तुम लोग को भी रिप्लाई करना है ऑनलाइन जितने हैं फटाफट से, ठीक है। माइक्रो स्टैट्स पढ़े हम लोग क्लास 11th में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन और ये इसके जगह शिफ्ट हो गया है और ये इसके जगह शिफ्ट हो गया है, ठीक है। स्टैट्स के जगह हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो के जगह हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब मन में तो ऐसा लगता हुआ 11th अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, क्लास नहीं गए, सीरियस नहीं थे, 12th में मार्क्स कम आएगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसा लग रहा होगा, फील आ रहा होगा, है ना। लेकिन डरने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस में आपस में 0% का रिलेशन है। 0% का रिलेशन समझते हो? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सेम नहीं है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट, एक मार्क का कॉन्सेप्ट भी सेम नहीं है 11th और 12th के सिलेबस में। 11th का सिलेबस जो था वो गया, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो अब आगे जिंदगी में देखेंगे कब क्या प्रॉब्लम होगा। 12th में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 12th में जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि पूरा 0% रिलेशन है। 0% रिलेशन हम लोग इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जो छोटा मोटा रिलेशन है उसको हम लोग 12th में फिर से पढ़ लेते हैं क्लास में, ठीक है। क्लियर है? तो अब टेंशन मत लेना कि 11th में क्या पढ़े, क्या छूट गया, क्लास गए नहीं गए, मार्क्स आया नहीं आया, पढ़े नहीं पढ़े, घर में सोए, ऑनलाइन क्लास में सोए, क्या किए, उसका टेंशन 11th का हमको लेना नहीं है, ठीक है। क्लियर है?
अब हमारा जो सीक्वेंस होता है पढ़ने का वो होता है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले शुरू करते हैं। इसका सिलेबस हम लोग ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे। उस बीच में जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तब इंडियन का रिवीजन चलेगा। तो इस प्रकार से मिक्स होके दोनों चलेगा। ठीक है, तो स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में कोई कोई टीचर इंडियन इकोनॉमिक्स को पहले शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्लास टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग स्कूल का तो छोड़ो, जो भी है ट्यूशन में नहीं पढ़े हैं बोल के शायद डाउट्स या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी सॉल्यूशन ये है कि जौन से स्कूल का जौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, बाई चांस इंडियन इकोनॉमिक्स किसी स्कूल में पढ़ा दिए, बाई चांस, एक स्कूल मुश्किल से करता है, 4 स्कूल है बरगढ़ में जो कॉमर्स पढ़ाता है, कौन कौन सा, रोटरी, 4 स्कूल है, चारों में से बाई चांस कोई एक स्कूल होगा जो पहले इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करेगा। ठीक है, वरना मैक्सिमम जितने भी स्कूल है पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग भी इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हमारा जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, मैक्रो आएगा और प्रैक्टिकल्स होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे तीनों चीज का मार्क्स आएगा, एक तो इंडियन से, दूसरा मैक्रो से, तीसरा प्रैक्टिकल से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स आता है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है हमारा 40 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होता है हमारा 20 मार्क्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल का तो तुमको पता ही है, स्कैम, सबको ही पता है स्कैम क्या होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, पता चल जाएगा, अभी नहीं पता चला है मतलब पता चल जाएगा, होता है स्कैम। मतलब ये 20 मार्क तो मेरे हिसाब से 20 में से 3 चीज मिलता है सिर्फ, 18, 19 और 20। सबसे बेवकूफ स्टूडेंट को 18, एवरेज को 19, थोड़ा अच्छा को 20। ठीक है, उससे कम तो नहीं मिलेगा, 18, 19, 20 3 ही मिलता है टोटल। ठीक है, कौन सा, अकाउंट्स में, अकाउंट्स में सबको 20 मिला है मैं बता रहा हूं तुमको, सबको 20 मिला है। ठीक है, तो क्लियर है, 18, 19, 20 यहां तो फिक्स है तुम्हारा मार्क्स। ठीक है, तो हमको बाकी मार्क्स कहां से लाना है, बाकी मतलब कितना बच गया, 80 पूरा, 80 से 80 लाना है, क्योंकि यहाँ पे 18, 19, 20 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैक्रो। क्लियर है। अब बुक का जो बात रहा, बुक कौन सा खरीदना है या कौन सा बेचना है। ठीक है, 11th का सारा बेच दो, अब 12th में तुमको इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी नहीं खरीदना है फिलहाल के लिए, कोई भी बुक ट्यूशन में काम नहीं आने वाला है। ठीक है, स्कूल में अगर खरीदना है स्कूल वालों के हिसाब से, स्कूल में अगर जो भी कर रहे हैं स्कूल का देख लेना, ट्यूशन के लिए कोई सा भी बुक नहीं खरीदना है। ठीक है, ट्यूशन में तुम लोगों को इसका भी बुक मिलेगा, इसका भी बुक मिलेगा और एक अलग से बुक मिलेगा जिसका सारा क्वेश्चन बैंक होगा। प्रैक्टिकल का बुक नहीं होता है, क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है एक ये हैंडआउट है, हैंडआउट है छोटा, ऐसे ही हैंडआउट है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल्स, एक तुम्हारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि पास्ट 10 इयर्स का सारा क्वेश्चन होगा। एग्जाम्स का मतलब सोच लो 95% क्वेश्चन तुम्हारा वो बुक में होगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, क्योंकि सारे जहां से क्वेश्चन उठा के वहां पे डाला हुआ है और कहीं पे कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। ठीक है, तो वो बुक अगर हो गया है किसी के द्वारा पूरा का पूरा, जो कि हम लोग क्लास में ही इटसेल्फ कंप्लीट कर लेंगे एक बार, तो हमारा ऑलमोस्ट सोच लेना बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें से 98% क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा सिर्फ वो बुक से। ठीक है, तो 3 बुक होने वाला है हमारा, एक तो हमारा हो गया मैक्रो का, दूसरा हमारा इंडियन का, तीसरा हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग को जो हाथ में पकड़े हो तुम लोग, वो है मैक्रो का, वो भी सिर्फ 3 चैप्टर है उसमें,
ठीक है, सिर्फ 3 छोटा छोटा दिया हुआ है क्योंकि बुक गया है बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये तो स्टेपलिंग हुआ, ये बाइंडिंग थोड़ी है। तुमको मेन बुक गया है तुम्हारा बाइंडिंग के लिए, ठीक है, जिसको आने में 5 to 7 डेज लगेगा। ठीक है, तो उस बीच में हमको पढ़ने के लिए चाहिए एक हैंडआउट, इसीलिए छोटे छोटे 3 चैप्टर का तुम लोगों को हैंडआउट दिया गया है। ठीक है, तो सेम चीज फिर से बुक में रहेगा। यहाँ जो हम लोग अभी लिखेंगे उसके लिए तुमको डबल मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। बुक जब आएगा बुक में फिर से उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, वो भी सिर्फ 3-4 क्लास के लिए। बुक मिलने में 7 डेज लगेगा। ठीक है, अभी के लिए हैंडआउट से काम ताकि हमारा पढ़ाई चलता रहे। क्लियर है, बुक के लिए वेट तो कर नहीं सकते, लॉकडाउन लग गया परसों से रायपुर में 10 दिन का। अब बताओ कहाँ से आएगा बुक? बुक बरगढ़ में तो बाइंडिंग होता नहीं है, बाहर जाता है, तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फिलहाल के लिए हमको हैंडआउट से काम चलाना है एक बार के लिए। ठीक है, बुक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 7 डेज में, बाइंडिंग के लिए गया हुआ है, प्रिंटिंग हो गया, बाइंडिंग के लिए गया हुआ है, तो 7 डेज में बुक आ जाएगा। अब बात रहा ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे। ऑनलाइन वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज पीडीएफ दे देंगे जो अभी हैंडआउट मिला है। अभी का हैंडआउट 22 पेज का है, 22 पेजेस का है। ठीक है, तो एक बार के लिए घर में आसपास के कंप्यूटर दुकान में क्या भरोसा रखो, भरोसा रखो, 22 ही है। ठीक है, तो 22 पेज का हैंडआउट है आज के। इसको तुम लोग क्या करोगे, एक बार के लिए आसपास बगल में कहीं पे भी जो भी इंटरनेट सेंटर है, जेरोक्स सेंटर है, वहां से एक बार के लिए क्या करना, टेम्परेरीली प्रिंट करा लेना। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को जब बुक मिलेगा, जब बुक आ जाएगा तुम्हारे रेस्पेक्टिव एड्रेस में कोरियर कर देंगे बुक को। ठीक है, तुमको आना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, दूर दूर के बच्चे हो, आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग को कोरियर कर देंगे। अभी 22 पेज का हैंडआउट को क्या कोरियर करेंगे, इसीलिए तुम लोग को मैं आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ को प्रिंट कर लेना। और अगर कोई आ सकता है सेंटर कलेक्ट करने, तो सेंटर में प्रिंट होकर रखा हुआ है, वहां से भी ले सकता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, कौन कौन से स्कूल के एग्जाम, खाली विकास का एग्जाम नहीं हुआ है ना? डेट आ गया है, डेट आ गया है, कब इकोनॉमिक्स एग्जाम? इकोनॉमिक्स बताओ कब है? लास्ट है 1 तारीख, 1 मई। बाकी सब स्कूल का हो गया है, तुम्हारा क्या फाइनल एग्जाम सिर्फ 40 मार्क्स का हुआ? बढ़िया है, तुम लोग का तो मजा हो गया। ऑनलाइन, हाँ नहीं दिए क्या ऑनलाइन? क्या नहीं, तुम्हारे में भी बहुत जन ऑनलाइन दिए हैं। हाँ, तो जो भी किए हैं मतलब ऑनलाइन हुआ है तुम्हारे में भी। हाँ, तो मजा है ना, 8 दिन बाद कोरियर किए हैं। कोरियर तो 8 दिन बाद आया है ना? 3 घंटा में एग्जाम था, खत्म हो गया, उसके बाद क्या करें, नया आंसर शीट में फिर से लिखो, पूरा लिख दिए हैं और कोरियर कर दिए हैं। ठीक है, चलो छोड़ो, जो भी है 11 था, पास हो गया, पास होना ही था हालांकि। चलो फिलहाल चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेते हैं पढ़ना थोड़ा सा। हाँ पढ़ेंगे, थोड़ा तो पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 1, चलो एक काम करते हैं, पहले बताओ माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। इलेवेंथ में हम लोग माइक्रो पढ़े, अभी हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस कौन बताएगा? एक एक पॉइंट बोलते जाओ, कोई भी बोलो, तुम पहले हाथ उठाओ, बोलो। चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं, और बोलो। गुनगुन, खुशी, ख्याति, रिद्धि, सागरिका, सोनू। अच्छा, माइक्रो में आई है और मैक्रो में ए है, तो क्या होगा, इससे डिफरेंस होगा कुछ? इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट, वेरी गुड। ये आई और ए का जो डिफरेंस है ना, अच्छा वही बोल रहे थे, पता ही नहीं था तुमको। हाँ, ये जो आई और ए है ना, आई होता है हमारा इंडिविजुअल के लिए,
पूनम। एग्रीगेट, ए होता है एग्रीगेट। अब ये एग्रीगेट क्या इंडिविजुअल लोगों का एग्रीगेट या नेशन का एग्रीगेट? ये होता है नेशन का एग्रीगेट, ठीक है। तो मतलब इसमें अब बताओ बड़ा कौन, ये या ये? मैक्रो बड़ा, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ठीक है, क्लियर है? बड़ा और छोटा। हम लोग छोटा को पढ़ लिए कहां? क्लास 11th में। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th में इसको, ठीक है, क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। क्या है चैप्टर नंबर 1? नाम पढ़ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नहीं कॉपी, हाँ कॉपी का बात तो बताना भूल गया। हम लोगों को एक कॉपी बनाना है, ठीक है, सिर्फ एक कॉपी। क्या? एक ही टेस्ट कॉपी अलग से होगा, ठीक है। एक कॉपी बनाना है जिसको हम लोग यूज करेंगे क्लास में, हर रोज लेके आना है। क्लास को करने का कुछ रूल्स है, चलो रूल समझ लेते हैं पहले, क्योंकि 12th है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा रूल्स। अब ध्यान देना, आप सुनने वाला बात है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, बुक हर रोज लेके आना है। हर रोज जो बुक मिलेगा बुक लेके आना है, क्योंकि बुक इसी प्रकार से डिजाइंड है कि जो भी हमारा नोट्स होगा या जो भी हमको लिखना होगा सब बुक में ही हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बुक लेके नहीं आए हो, मतलब क्लास में बैठ के भी कोई फायदा शायद कम होगा, 50% फायदा होगा, फिर घर जाके फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो बेटर है हर रोज बुक हमको लेके आना है क्लास में, ठीक है। साथ में एक कॉपी बनाना है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहां तो हमारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें एडिशनल स्पेस भी दिया हुआ है, जहां पे हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ लिखना है उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया हुआ है। तो हम लोग का सारा नोट्स का काम इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बार प्रॉब्लम क्या हुआ था, लास्ट बार क्या, हर साल क्या प्रॉब्लम होता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुक बनाया हुआ है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे क्लास चल रहा है, ठीक है, किसी दिन किसी बच्चे को 2 बच्चे एब्सेंट हो गए, मान लो तुम 2 दिन एब्सेंट हो गए, ठीक है, थर्ड डे आए, तो उतने सीरियस तो है नहीं हम लोग, 12th का स्टार्टिंग टाइम है, तो 2 क्लास का नोट्स छूट गया, ठीक है। ये 2 क्लास का छोड़ दी, वो कोई और 2 क्लास का छोड़ दिया, वो कोई और 2 क्लास का छोड़ दिया। इस प्रकार से ईयर एंड में जब हमको एग्जाम के टाइम नोट्स चाहिए, तब किसी के पास भी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल नहीं था, जो लास्ट बार भी प्रॉब्लम हुआ और हर बार हर जगह जो प्रॉब्लम होता है। तुम लोग खोजते हो ना एग्जाम टाइम पे किसका नोट्स कॉपी कंप्लीट है, जेरोक्स करा लेंगे, जेरोक्स मिलता है नोट्स कॉपी किसी का अच्छा हैंडराइटिंग वाला? नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, अब एक बुक बना दिए। अब क्या होगा, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट का क्या होगा, नोट्स बुक में ही कंप्लीट रहेगा। तो एटलीस्ट अगर एग्जाम के टाइम बाई चांस मन कर जाए पढ़ने का, तो पढ़ने का कम से कम पढ़ने का कम से कम हमारे पास क्या रहेगा, बुक्स तो रहेगा, ठीक है। तो बुक इसीलिए बनाया हुआ है कि हम लोग एग्जाम के टाइम में हमारे पास रिसोर्सेस सारा रहेगा अवेलेबल, ठीक है। मन करे नहीं करे पढ़ने का वो अलग बात है, रिसोर्सेस रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बुक बना दिए। कॉपी में क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो क्वेश्चन बैंक से आएगा, या तो ड्यूरिंग द क्लास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चंस को तुमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉपी में करना है, ठीक है। कोई सा भी बना लेना है, कितने पेज का कॉपी बनाना है, 12th में आगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, हाँ। उसके बाद थर्ड एक हाइलाइटर अगर हो तो अच्छी बात, 1 हाइलाइटर और 2 कलर का पेन। हाइलाइटर क्या होता है, देखो दिखा दे रहा हूं, ये हाइलाइटर है, ठीक है, और कोई भी 2 कलर का पेन, 1 कलर और 2 कलर, कोई भी 2 कलर का पेन, ठीक है, क्लियर है।
एक हाइलाइटर और कोई भी 2 कलर का पेन अगर हम लोग यूज करेंगे तो बेटर है। जो चाहे ब्लू से खाली लिखना वो ब्लू से लिख सकता है, लेकिन बेटर होगा अगर हम लोग ये 3 चीज क्लास में यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बुक थोड़ा कलरफुल दिखेगा, जो तुम लोग सजा दोगे बुक को, ठीक है। तो जब बुक को खोलोगे तो पढ़ने का मन करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है रेड कलर में, ये क्या लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ठीक है। ऐसे हालांकि कलरफुल है बुक, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से और थोड़ा थोड़ा सजा दोगे इसको तो ये और अच्छा लगेगा, तुमको ही पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बात। अब आ गया एक लास्ट पॉइंट, टेस्ट कॉपी। एक टेस्ट कॉपी बनाना है, ठीक है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक टेस्ट कॉपी बनाना है, पतला सा बनाना है, ज्यादा पेज का बनाना नहीं है, क्योंकि टेस्ट में ऐसे ही तुम लोग को आता नहीं है लिखने के लिए, क्या ही लिखोगे, इसलिए पतला कॉपी बना लेना, ठीक है। तो एक पतला कॉपी हम लोग को क्या करना है, टेस्ट का बनाना है। क्लियर है। अब टेस्ट का शेड्यूल क्या है? टेस्ट का शेड्यूल है एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के एंड पे एक टेस्ट होगा, ठीक है। एवरी मंथ, हर मंथ के एंड पे एक टेस्ट होगा, ठीक है। एवरी क्वार्टर, हर 3 मंथ के एंड पे एक क्वार्टरली टेस्ट होगा, ठीक है। एवरी ईयर, ये होगा साल के एंड में। हाँ बता रहा हूं ना एवरी ईयर क्यों लिखा, सुन तो लो, बोलने का मौका दो। एवरी ईयर क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये होगा 3 बार। एवरी ईयर वाला जो टेस्ट है एक साल में 3 बार होगा ये, ठीक है। कब कब बता दे रहा हूं। हमारा जो सिलेबस है वो ऑन एन एवरेज 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाता है, मतलब हम लोग 23 दिसंबर को कर देते हैं कंप्लीट, ठीक है। 23 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, ताकि 24 से लेके 31 तक छुट्टी बनाओ आराम से, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ठीक है। साल खत्म हो गया, अब 1 तारीख से टेस्ट शुरू, ठीक है। तो जनवरी फरवरी का मंथ में तुम्हारा 3 टेस्ट होगा, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और बोर्ड एग्जाम 3 बार होता है, वैसे यहाँ पे भी होगा। फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का। क्लियर है। इसीलिए टेस्ट कॉपी इंपॉर्टेंट है, ताकि सारा का सारा रिजल्ट एक जगह रह सके। कभी पेरेंट्स आ जाए बाय चांस मिलने, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेस्ट कॉपी पकड़ा देंगे हाथ में, ठीक है। तो इसीलिए एक टेस्ट कॉपी बना लेना जिसमें कि सारा का सारा हमारा रहेगा। क्लियर है। समझ में आ गया क्या क्या करना है। फर्स्ट क्लास है, आज समझ में आ गया। बेटर है समझ में आ जाए तो आज ही, ठीक है। अब चलो, अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन, हाँ मेरा इंट्रोडक्शन तो भूल गया मैं। एग्जिस्टिंग बच्चे तो जानते हैं मेरे को, ठीक है। जो नए हैं, अच्छा मेरा नाम है सीए रमन अग्रवाल। सीएस मेरा नहीं है, सीएस भैया का है, मेरा कुछ और है साथ में। लेकिन मैं ये लिखता क्यों नहीं हूँ, इसीलिए नहीं लिखता हूँ, हाँ इसीलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि लास्ट का एक एग्जाम बाकी है अभी भी, मैं भाग आया बरगढ़, तो मैं दिया नहीं एग्जाम, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये लिखता नहीं हूँ मेरे नाम के साथ में, वरना ये यहीं पे अगर एक एग्जाम और हो जाता तो यहीं पे लिख देता मैं इसको, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या नहीं था देना एग्जाम, इसीलिए भाग आया मैं। साल में एक बार होता है, ठीक है। अब जिस बार एग्जाम था सीए फाइनल का, उसी डेट को, सेम डे को एग्जाम था सीए फाइनल भी, तब इंपॉर्टेंट सीए फाइनल था तो पहले वो दे दिए, सीए फाइनल क्लियर हो गया, अब और कौन पढ़े, खत्म हो गया बात, है ना। चलो क्लियर है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नाम से क्या समझ में आता है, इनकम का होना, मतलब क्या, पैसा को घुमाएंगे एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से ये हाथ से फिर ये हाथ, क्या करेंगे, जो भी समझ में आता है बोलो। मेरे को पता तुम नहीं पढ़े हो अभी तक,
ठीक है, तो गलत हो सही हो जो भी हो बोलना है, बोलो। और रुको रुको तुम लोग, यहां से कोई बताओ ऑनलाइन, बोलो जूम में। गुनगुन, खुशी, ख्याति, रिद्धि, सागरिका, सोनू, बोलो कोई भी बोलो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या समझ में आता है, नाम से क्या समझ में आता है? इनकम का फ्लो, नाम तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो मतलब समझ में आ रहा है क्या? कंटिन्यूअसली राउंड गोल 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 घूमना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। अब पैसा कैसे सर्कुलर फ्लो होगा, इनकम का कैसे सर्कुलर फ्लो होगा? खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, खर्चा हो गया, अब कहां हुआ सर्कुलर, कहां हुआ इसमें, कैसे कमाएंगे वो? चलो आते हैं पहले कॉन्सेप्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तुम जो पैसा खर्च करते हो, ठीक है, मान लो तुम लोग जॉब कर रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मनी इज ऑलवेज ट्रांसफर प्रोड्यूसर टू वर्कर। खुशी, मोस्ट प्रोबेबली आधा अधूरा राइट है और थोड़ा सा उसमें एडिशन होगा। सुनो ध्यान से सुनना, तुम जो पैसा कमाए, कहां से आया पैसा? मेहनत किए, काम किए, कोई पैसा दिया तुमको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कमाई से। मान लो तुम्हारा कमाई हो गया, तुम बड़े हो गए, सीए बन गए, जॉब कर रहे हो, तुम्हारा सैलरी आया, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए तुम्हारे पास आया, ठीक है। अब यहां से हम लोग सर्कुलर फ्लो को शुरू करते हैं। क्या करोगे 1 लाख रुपए का? इन्वेस्ट, सारा इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ खाएंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, और मतलब वही खर्चा हो गया ना, कपड़ा पहनेंगे कैसे? मतलब या तो खर्चा करेंगे या तो सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं है। या तो खर्चा कर देंगे या तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा होता है, पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इस पैसे का क्या करना है? दो काम है हमारे पास, या तो एक्सपेंस कर दो या तो सेव एंड इन्वेस्ट कर दो। हाँ तीनों भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए है, उसमें से 10,000 रुपए को दोनों थोड़ी कर सकते हो। मतलब एक बार 1 रुपए को या तो खर्चा करोगे या तो सेव करोगे। 1 लाख रुपए उसमें से 50,000 को या तो सेव करोगे या तो और बाकी 50,000 को खर्चा करोगे, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दो ही है, या तो हम पैसे को बचा लेंगे या तो हम लोग खर्चा कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड जितने ये लोग खर्चा कर दिए और वो साइड जितने ये लोग सेव कर लिए, ठीक है। तुम जो खर्चा किए पैसा, तुम लोग जो पैसा खर्चा किए, ठीक है, अब तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया। जब तुम पे किए किसी और को, तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया, किसके पास गया? दूसरे दुकानदार के पास। दूसरे दुकान जिससे सामान खरीदे पैसा उसके हाथ में चला गया, ठीक है। अब वो पैसा उसके लिए क्या है? अब ये उसका इनकम बन गया, ठीक है। अब ये पैसा किसका इनकम बन गया? दुकानदार का इनकम बन गया, ठीक है। दुकानदार उस पैसे का क्या करेगा? उसके पास भी दो ही ऑप्शन है, उसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो सेव कर लेगा या तो खर्च कर लेगा, ठीक है। उसके पास भी दो ही ऑप्शन टोटल है। अब मान लेते हैं दुकानदार क्या किया? सेव कर लिया, ठीक है। कहां गया पैसा? सेविंग कहां करेगा मतलब? या दुकानदार की बात छोड़ो, ये लोग जो पैसा सेव किए थे, ठीक है, क्या किए थे? पैसा सेव करना मतलब क्या? घर में पॉकेट में रखे थे पैसा, क्या किए थे? सेविंग का। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? या तो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, या तो जमीन खरीद लिए, या तो प्रॉपर्टी खरीद लिए, या तो शेयर्स में लगा दिए, बिटकॉइन में कुछ भी कर लिए, ठीक है। तो पैसा इनके हाथ से तो चला गया, इनके हाथ से पैसा चला गया, किसके पास चला गया? किसी और के पास चला गया। अब वो उस पैसे का क्या करेगा? उसके पास फिर से दो ऑप्शन है। मतलब ओवरऑल दुनिया में जिसके पास भी पैसा है, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो कोई और हो, ऑप्शन दो ही है उसके पास, या तो खर्च कर लो या तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि, चलो एग्जांपल क्या लेते हैं, डायरेक्टली यहां आते हैं कॉन्सेप्ट में। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड in the form of factor payment. Now what do you mean by factor payment?
बोलो क्लास 11th फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिवीजन क्लास में भी डिस्कस किए थे। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े थे अब सोच रहे हैं अभी तो सर आप बोले कुछ लिंक नहीं है, और यहां लिंक कर दिए पहला क्लास में, ठीक है। लिंक नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स क्या क्या होता है, जो कि हम लोग फिर से यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे दिखाऊं, ऊपर लिखें क्या, हाँ ऊपर लिखें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजों का हमको दरकार पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार बता रहे हैं क्योंकि मुझे पता है क्लास 11 तुम लोग कैसे पढ़े हो, इसीलिए मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको 4 चीजों का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला लैंड, लैंड मतलब खाली जमीन नहीं होता, उसमें हमारा बिल्डिंग वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। लेबर, जो लोग वहां पे काम करेंगे। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर कौन है, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। कुछ एक यूनिक कैपेबिलिटीज होता है एंटरप्रेन्योर का, क्या होता है, रिक्स, जो रिक्स लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेस को चालू किया, ठीक है, अब वो बिजनेस चलेगा या बंद होगा, वो रिक्स किसी का तो होगा या किसी का नहीं है, किसी का तो होगा। कोई एक आदमी का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अगर वो चलेगा तो प्रॉफिट उसका, बंद हो गया तो लॉस उसका। तो जो आदमी वो रिस्क को लेता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्लियर है। क्या बनोगे बड़े होके, बोलते हो ना एंटरप्रेन्योर बनेंगे सर, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री करेंगे। क्या है एंटरप्रेन्योर का मतलब, एक ऐसा आदमी, एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक ही होगा, ठीक है। एक छोटा सा कोई बिजनेस चलाने वाला भी एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो भी उस बिजनेस का रिस्क और रिवॉर्ड दोनों उसी के हाथ में है, ठीक है। तो एक छोटा सा बिजनेस अगर कोई चला रहा है, छोटा सा बिजनेस मतलब एकदम मान लो एक पान ठेला है, ठीक है, एकदम छोटा सा पान ठेला है, ठीक है, उसका भी मालिक एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री खोले तो तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तुम कोई भी बिजनेस चला के कर सकते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों उसका होता है, ठीक है, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों आदमी क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्लियर है। ये कौन से क्लास का कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले इनकम दुकानदार से किसके पास जाएगा, घर वालों के पास जाएगा, फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। फैक्ट्री से किसके पास जाएगा, घर वालों। तुम्हारा 1 लाख का जो सैलरी था कौन दिया था तुमको, कौन दिया था, कोई एक फॉर्म दिया था ना तुमको, कौन था वो फॉर्म, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था ना जहां तुम काम कर रहे हो। तो सबसे पहले पैसा कहां से कहां फ्लो हुआ, फॉर्म से हाउस होल्ड में। तुम कौन हो, लेबर, ठीक है, लेबर मतलब ऐसे कुली वाला लेबर नहीं, ठीक है। तुम कौन हो, तुम मतलब इकोनॉमिक्स में तुमको लेबर ही बोला जाएगा, ठीक है। लेबर में सब आ जाते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सैलरीड, सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। टोटल आदमी सबको हम लोग लेबर के अंडर कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो जो तुम 1 लाख कमा के काम करके कमाए थे, तुम क्या थे, लेबर थे, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा कहां से कहां फ्लो हुआ, फॉर्म से तुम्हारे हाथ में आया, ठीक है। तुम क्या करोगे, पैसे का खर्च करोगे, कहां जाएगा पैसा, फिर से कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, फॉर्म्स में जाएगा, फिर से फॉर्म्स फिर तुमको देगा, तुम फिर फॉर्म्स को दोगे। तो क्या हो गया, पैसा कहां से कहां जा रहा है, फॉर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फॉर्म, फॉर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है साथ में, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। चलो देखते हैं। इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब तुम सामान खरीदे, ठीक है,
बिस्किट खरीदे, जो भी खरीदे, खाए पिए, घूमे फिरे, ऐश किए, वो पैसा कहाँ गया? फर्म्स के पास फिर से चला गया। बिजनेस से खरीदोगे, कोई ना कोई दुकानदार, कोई ना कोई फैक्ट्री से तो खरीदोगे, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ चला गया? फिर से फर्म के पास चला गया, ठीक है। अब सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब फर्म से हाउस होल्ड, बताओ, फर्म से हाउस होल्ड से फर्म, फिर फर्म से फर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये फैक्टर पेमेंट्स क्या है? फैक्टर पेमेंट होता है ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना 4, ठीक है, इनको जो पेमेंट देंगे। लैंड को क्या पेमेंट देंगे? सोचो, बताओ, ध्यान से सोचना, बताना। लैंड को हम लोग क्या देते हैं? रेंट, वेरी गुड, रेंट। लेबर को क्या देते हैं? सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल को और एंटरप्राइज को प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लिखते हैं सिर्फ हम लोग, अच्छा सोचेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्म क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? सोचो, है ही, कहां से आया है? अपने आप तो आया नहीं, कहां से आया? फैक्टर्स कहां से आया? चलो, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, मैं यहां पे तुमको पूछ रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रहा, यहां पे आए ये दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स जो था, 4 फैक्टर जो था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सोचो और बताओ कहां से आता है, बोलो। बाकी ऑनलाइन वाले सब चुप है, डर लग रहा है क्या पहला क्लास में? डरने का कोई बात नहीं है, बोलो बोलो, कहां से आता है? कोई तो लाया होगा, कौन लाया? किसको दे रहे हैं बताओ? रेंट किसको दे रहे हैं? कौन है रेंट, किसको दे रहे हैं? हाउस होल्ड से आया ना। तो ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कहां से आता है? हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। ये कैसे आता है ऐसा समझ में नहीं आया है ना, मेरे को पता है किसी को समझ नहीं है। हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज कैसे आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैसे आता है बताने। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है? एक तो प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? जो कंज्यूम करेगा, जो आदमी सामान कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो लोग कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब उन्हीं लोग का तो लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो भी तो कंज्यूम करेगा। तो जितने भी लोग हैं और उनका जो एसेट है वो सब हाउस होल्ड सेक्टर का है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं आने के लिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है अकाउंट्स में? पढ़े हो? बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग होता है, ठीक है, होता है ना अलग अलग। क्यों अलग अलग? तो वही मालिक का ही तो बिजनेस है, क्यों अलग अलग कर दिया? हाँ, दोनों को अलग अलग रखे ना हम लोग। बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। जो बिजनेस है वो है प्रोडक्शन सेक्टर, मालिक जो है वो है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। जो बिजनेस है वो है प्रोडक्शन सेक्टर और जो मालिक है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकाउंट्स का, जिसमें हम लोग मालिक को बिजनेस से अलग कर दें, ठीक है। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है। प्रोडक्शन सेक्टर अलग है, हाउस होल्ड सेक्टर अलग है। मालिक कहाँ? हाउस होल्ड सेक्टर में आता है, उसका बिजनेस कहाँ आता है? प्रोडक्शन सेक्टर में आता है। क्लियर है? ठीक है। अब सारा सामान कहां से कहां जा रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर में जा रहा है, क्योंकि मालिक हाउस होल्ड सेक्टर का है। प्रॉफिट कहां लेके जाएगा? मालिक घर लेके जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर से प्रॉफिट वो ले जाएगा अपना घर, हाउस होल्ड सेक्टर। लेबर कौन से सेक्टर का है? हाउस होल्ड सेक्टर का है। कैपिटल कौन से, पैसा किसका है? हाउस होल्ड सेक्टर वाले का तो पैसा लगा हुआ है ना, पैसा भी हाउस होल्ड सेक्टर का है, ठीक है। तो सारा सामान, ये जो चारों सामान है जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए,
ये कहां से आ रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं है, बिजनेस सब कुछ क्या करता है? बोरो करता है दूसरों से, या तो मालिक से ले लेता है या तो बाहर किसी से रेंट में ले लेता है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कुछ है नहीं है, खुद का कुछ, वो या तो मालिक से ले लेता है, बाहर से बोरो कर लेता है, क्लियर है। अब ये सब पेमेंट हम लोग देंगे ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक बिजनेस चला रहे हैं तो रेंट भी देना पड़ेगा, वेजेस भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, प्रॉफिट भी देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये पैसा कहां जाएगा? बिजनेस से घर वालों के पास, हाउस होल्ड में जाएगा। अब हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, क्या क्या? खाया तो खा पी के खत्म कर देंगे, या तो सेव या इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं खा पी के खत्म कर देंगे, खा पी के खत्म कर देंगे तो पैसा कहां चला गया? फिर से किसी ना किसी फर्म्स के पास चला गया, फिर फर्म क्या करेगा? फिर प्रोडक्शन करेगा, फिर सर्किल शुरू, ठीक है। तो इसी सर्किल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले इनकम कहां से शुरू हो रहा है? फर्म्स से शुरू हो रहा है, फर्म्स पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड फिर से सामान खरीद रहा है फर्म से, पैसा फिर से फर्म में चला गया, फिर फर्म प्रोडक्शन कर रहा है, फिर फर्म पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सामान खरीद, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सर्कुलर फ्लो कहां से कहां जा रहा है? अब हाँ, तो वही तो फर्म में चला गया ना, फर्म्स में आ गया ना, हाउस होल्ड से पैसा फर्म्स में आ गया, ठीक है। फर्म चाहे किसी का भी हो, खुद का हो, किसी और का हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं। जो थिंकिंग का प्रोसेस है 11th से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 11th में हम क्या सोचते थे? 11th में जो थिंकिंग प्रोसेस था इकोनॉमिक्स को समझने का, वो था कि एक पर्टिकुलर आदमी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो माइक्रो कॉन्सेप्ट। हम एक एक लोग के बारे में पढ़ रहे थे कि डिमांड, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मैक्रो कॉन्सेप्ट। मैक्रो कॉन्सेप्ट मतलब पूरा इंडिया का कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होगा उसमें होगा किसी एक पर्टिकुलर छोटे चीज को अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारे काम का नहीं है वो, मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी का फॉर्म नहीं, अब पूरा नेशन का कोई भी फॉर्म हो वो, ठीक है। तो अब जो थिंकिंग का प्रोसेस है इकोनॉमिक्स को समझने का, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे जब हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, अब तो थिंकिंग प्रोसेस चेंज मत करने लग जाना, ठीक है, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। 3-4 क्लास में, 3-4-5 क्लास में अपने आप जब हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आगे, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे को किसी एक आदमी के बारे में नहीं सोचना है, मेरे को पूरा नेशन एज अ होल के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस, किसी एक पर्टिकुलर फर्म या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है। चलो, बड़ा हो गया क्या कॉन्सेप्ट? बहुत लग रहा है ना, ऐसा बहुत हैवी हो गया। चलो, अब यहां पे आ जाओ ड्राइंग में, थोड़ा सा ड्राइंग बनाते हैं। चलो, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, 3 तो फेज दिया। अभी तो हम 2 पढ़े, 3 कहां से आ गया? अभी तो हम 2 पढ़े ना, ठीक है, फिर 3 कैसे आ गया? चलो देखते हैं कैसे आ गया। सबसे पहला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, लिखना सबको उसमें, इसका एक और नाम है जेनरेशन फेज। नहीं लिखा हुआ है, कहां लिखा है? मैं जहां लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ है, लिखो जेनरेशन फेज, ठीक है। प्रोडक्शन फेज का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरेशन फेज। ऑनलाइन वाले थोड़ा बैठो आराम से, क्योंकि आज तुम्हारे पास हैंडआउट नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे तुमको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, एक बार लोकली कहीं पे भी प्रिंट कर लेना, और जो आ सकता है सेंटर में बहुत सारा हैंडआउट रखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा हैंडआउट, तो वो तुम लोग आराम से ले सकते हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू मंगवा लो। अगर स्कूल वगैरह में मिलते हो तो किसी फ्रेंड के थ्रू मंगवा लो, ले लो ना, जो जिसको जानते हो ले लो, वही है और कौन रिद्धि, ले जाओ, अगर वही होगी तो ले देना तुम जौन सी रिद्धि को जानते हो, ठीक है, अगर वो वही रिद्धि है तो उसको दे देना, नहीं है तो फिर वही है, संस्कार वाली रिद्धि है, दे देना, ठीक है, ले लेना, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो जिसको जानते हो, किसी को हैंडआउट नहीं मिला है, उस तक अगर पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना, ठीक है। देवी का कौन है?
वेदांत को पता है, वो बाद में ले लेगा, क्या दिक्कत, वो पीडीएफ ले लेगा, पीडीएफ से पढ़ लेगा। वेदांत तो ओल्ड स्टूडेंट है, वो तो ठीक है, हो जाएगा। रिद्धि पलक को दे दो बोल रही है, ले लो। ठीक है रिद्धि, और बाकी लोग बता दो किस किस को। सागरिका, पूनम को दे दो, सागरिका का। रिद्धि का ये ले लिए, ठीक है दे देना ना। और बाकी लोग बताओ कौन किसको देना है। शिवांक, सोनू का शिवांक को शिवांक ले जाओ, सोनू का ले जाओ, वो बोल रहा है। और ख्याति का पूनम ले लो। और आदि का ले लो, आदि का यहाँ तो फिलहाल वो है नहीं, ले लो। अब खत्म, और किसी का नहीं मिलेगा, कल मिलेगा बाकी। चलो प्रोडक्शन लिखना। प्रोडक्शन का एक और नाम है जनरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करते हैं, नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होगा, नया गुड्स को बनाएंगे, तो साथ में इनकम का भी जनरेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जनरेशन फेज। यहाँ पे क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनकम फेज। इनकम का जनरेशन तो इनकम फेज में होना चाहिए, पहले क्यों हो गया। दो फेज है, फेज 1 है प्रोडक्शन, फेज 2 है इनकम। ठीक है, जब हम पहला प्रोडक्शन पढ़े उसके साथ में लिखे जनरेशन फेज। ठीक है, कि किस चीज का जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज का। और हाँ लिख लो ना, इनकम का भी जनरेशन हो रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम का जनरेशन कहां पे हो रहा है, प्रोडक्शन वाले फेज में हो रहा है। ठीक है, तो इनकम वाले फेज में क्या होगा, इनकम वाले फेज में इनकम का जनरेशन होना चाहिए। गलत लिख दिया बुक वाला, है ना, नहीं लिखा है गलत। देखो इनकम फेज में क्या होगा, इनकम फेज में हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरेशन तो हो गया इनकम का, लेकिन क्या उन लोगों को मिला है अभी तक पैसा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो गया, क्या उन लोगों को अभी तक, जिनको जो पैसा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। वो कब मिलता है, इनकम वाले फेज में मिलता है, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को या फैक्टर्स जो पैसा जनरेट किए उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको देंगे पैसा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। लेबर को उसका सैलरी देंगे, जो जमीन दिया था उसको रेंट देंगे, जो कैपिटल दिया था उसको इंटरेस्ट देंगे, जो बिजनेसमैन था उसको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ये सब कहां पे होता है, हमारा इनकम वाले फेज में। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर फेज। यहाँ क्या होता है, ये लोग पैसा कमा लिए, पॉकेट में पैसा है बहुत सारा। ठीक है, अब पॉकेट में पैसा होता है तो क्या होता है, खर्चा होना पड़ता है, करना पड़ता है, खर्चा हो जाता है मतलब अपने आप, है ना। पॉकेट में पैसा है तो अपने आप खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, और इसका नाम है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा हम लोग कमाए उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करना मतलब वेस्ट को क्या करते हैं, वेस्ट को डिस्पोज करते हैं ना, वैसे ही डिस्पोज कर देंगे। जो पैसा हम लोग कमाए हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, मतलब खर्च कर देंगे। ठीक है, खर्चा कहां करेंगे, सामान खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज से खरीदेंगे। ठीक है, पैसा कहां गया, फिर से फॉर्म्स के पास। फॉर्म्स क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, एरो मार्क बना, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से हम लोग यहाँ गए। ठीक है, तो 3 ठो फेजेस होता है हमारा, एक जनरेशन फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, क्लियर है। 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट तुम्हारा बोर्ड का। अब बाकी पढ़ना है 96 नहीं 76 मार्क। ठीक है, बोर्ड में पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। और ऐसा है कि हर तुम देखोगे ऑन एन एवरेज एवरी 4 to 5 ईयर्स में, मतलब 5 साल का पेपर निकालोगे 3 साल का पेपर में मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन। 5 साल के पेपर अगर निकालो 3 साल, मतलब 50% टाइम आता है, 50% प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट्स मार्किंग कर लेते हैं थोड़ा, क्या क्या लिख के आना है। सबसे पहला तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग। ठीक है, जो बोल्ड ब्लू लेटर में लिखा हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग। इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, and then from household to firms
इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद तीन तो फेजेस, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज क्या है? इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जनरेशन करते हैं किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या क्या हो गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब फर्म्स क्या करेगा? हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, किस किस चीज का? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड आ गया हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में घर वालों के पास पैसा है, वो लोग क्या करेंगे? अब खर्च करेंगे, ठीक है। खर्च कहाँ करेंगे? वही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, ठीक है। क्लियर है? जो बिजनेस बनाए थे गुड्स एंड सर्विसेज, वही गुड्स एंड सर्विसेज को फिर से खरीदेंगे। तो यहाँ क्या होगा? इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को ये लोग क्या करेंगे? फिर से खरीदेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से चलता है हमारा नेशन। अब लास्ट बार क्या हुआ था? एक बच्चा क्वेश्चन पूछा, सर मान लेते हैं मैं काम कर रहा हूं बिस्किट फैक्ट्री में, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं बिस्किट फैक्ट्री में, मैं बिस्किट बनाया, उससे मेरे को वेजेस मिला, पैसा आया, मैं वो पैसा से बिस्किट नहीं खरीदा, कुछ और खरीद लिया। अब कैसे होगा सर? अब तो सर्कुलर फ्लो नहीं हुआ। ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी फर्स्ट क्लास में। अब बताओ क्या करना है? सोचो। हाँ, अब यही कॉन्सेप्ट है कि अब हमको क्या करना है? ब्रॉडली सोचना है, ठीक है। पूरा नेशन के बारे में, किसी और के पास जाए, हाँ। कॉन्सेप्ट वही है कि हमको ब्रॉडली सोचना है कि पैसा फर्म्स के पास जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फर्म हो, बिस्किट वाला हो, चॉकलेट वाला हो या कुछ और हो, ठीक है। तो कोई और तो बिस्किट खरीदेगा, जो चॉकलेट फैक्ट्री से कमाएगा वो बिस्किट खरीद लेगा, ठीक है। तो घूम फिर के पैसा रिटर्न कहां पे आना है? फर्म के पास आना है। जरूरी नहीं है जो जो फैक्ट्री में काम, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया जो बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहा है वो दिन भर बिस्किट ही खाएगा। हाँ वही ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो खरीद हम कुछ भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हम जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम वही फैक्ट्री को पैसा रिटर्न करेंगे, हम कोई और फैक्ट्री को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए नेशनल इनकम, नेशनल जो कॉन्सेप्ट जो हमारा है, ये नेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पूरा नेशन एज अ होल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? बाकी का कॉन्सेप्ट कब पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट परसों, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, गुनगुन, खुशी, ख्याति, रिद्धि, सागरिका, सोनू, जो भी डाउट्स वगैरह होगा व्हाट्सएप में है ऑप्शन पूछने का। साथ ही साथ में तुम जब आ सकते हो क्लास, या फिर कोई ऑनलाइन में अगर प्रॉब्लम हो क्लास, तो वीडियो बैकअप ऑप्शन भी है ऐप में, ठीक है। जो क्लासेस हम लोग यहाँ पे करते हैं वो ऐप में आ जाता है। चलो बोलो, समझ में आ गया तो बोलो, हम लोग क्लास को आज ऑफ करेंगे। ओके चलो, बाय बाय।